जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है और भारतीय वायुसेना अब एक बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना भारतीय इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर लॉन्ग रेंज कामिकाज़े ड्रोन्स को डेवलप करेगी। और यही नहीं दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का जो नेतृत्व है यानी कि जो लीड इस प्रोजेक्ट को करेगा वो करेगा 5 बेस रिपेयर डिपो सुलूर। और इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात होगी, इस ड्रोन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर भारतीय वायुसेना के पास रहेगा, जिसका मतलब ये है कि भविष्य में इंडियन एयरफोर्स इसमें खुद चेंजेस कर सकती है, अपग्रेड कर सकती है और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी कर सकती है। ड्रोन की स्पेसिफिकेशन को लेकर भी जो बात आई है सामने, उसमें कहा गया है कि ड्रोन कम से कम 30 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम होना चाहिए, 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लायक होना चाहिए और दिन और रात दोनों कंडीशन में ऑपरेट होना चाहिए। इवन दोस्तों, ये सिर्फ केवल अपने साथ विस्फोटक ही नहीं बल्कि सेंसर और डेटा रिले सिस्टम भी ले जा सकता। भारतीय वायुसेना साफ तौर पर कह चुकी है कि इस प्रोग्राम में कोई भी चाइनीज टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये ड्रोन पूरी तरह ऑटोनॉमस उड़ान भरेगा, लॉइटरिंग क्षमता इनमें होगी और मिशन एग्जीक्यूट करने की क्षमता होगी। ये पहली बार हो रहा है दोस्तों जब इंडियन एयरफोर्स केवल एक कस्टमर नहीं बन रही है बल्कि पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का एक सक्रिय यानी कि एक्टिव हिस्सा होगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट सामने आई है Su-30 MKI को लेकर। बताया जा रहा है कि अब Su-30 MKI के लिए हमारी खुद की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट भी आने वाला है, जो कि Su-30 MKI की ताकत काफ़ी बढ़ा देगा। रिपोर्ट्स बताती है कि ये एयर लॉन्च LR LACM का वजन लगभग 900 से 1000 किलोग्राम के बीच होगा। और इस वेरिएंट में दोस्तों जमीन और जो नेवल वेरिएंट है उसकी तरह भारी रॉकेट बूस्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी। और इवन दोस्तों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक Su-30 MKI अपने मिशन प्रोफाइल के हिसाब से 2 से 4 LR LACM मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है, यानी कि भारतीय वायुसेना सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरबेस, रडार स्टेशन और लॉजिस्टिक्स हब पर सटीक हमला कर सकती है। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक पावरफुल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। दोस्तों, कुछ खबरें चल रही है सुबह से कि भाई फ्रांस ने भारत को बड़ा धक्का दे दिया है, यानी कि फ्रांस ने भारत की गाइडेड पिनाका सिस्टम को नहीं चुना है। यूरोसैटरी 2026 फ्रांस में चल रहा है दोस्तों, जहां पर फ्रांस ने ये बात कह दी है कि वो गाइडेड पिनाका की बजाय अपने खुद के थंडरडार्ट सिस्टम को खरीदेगी। और इस सिस्टम को फ्रांस की कंपनियां MBDA और साफरान ने मिलकर बनाया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, फ्रांस ने पहले पिनाका का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किया था और इवन फ्रांस काफ़ी खुश भी था, लेकिन फ्रांस ने फाइनल फैसला जो है वो अपनी इंडस्ट्री के पक्ष में लिया। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि फ्रांस की डिफेंस पॉलिसी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें कि वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस करते हैं, जिसका मतलब होता है कि जंग के समय किसी भी महत्वपूर्ण हथियार के लिए विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहना। इवन दोस्तों यहाँ पर भारत की बात नहीं है, फ्रांस ने हिमास जैसे अमेरिकी सिस्टम को भी नहीं चुना। ऐसे में तो आप पिनाका को मतलब इवैल्यूएशन ही कर लिया, वही काफ़ी है इनके लिए। लेकिन अब इस घटना के बाद भारत को एक बड़ा सबक भी मिला है कि दुनिया की बड़ी पावरफुल शक्तियां पहले ही अपनी इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता देती हैं, फिर विदेशी ऑप्शंस को देखती है। इसलिए भारत को अब केवल सिर्फ एक्सपोर्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए बल्कि DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। पिनाका की ताकत कम नहीं हुई इससे, ये अभी भी दुनिया की सबसे किफायती और इफेक्टिव मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में से एक है। दोस्तों, भारत ने अब अपने खुद के स्वदेशी ड्रोन इंजन डेवलप कर लिया है, जिसके बाद अब हमें अपने ड्रोन्स के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि चेन्नई की ट्राइडेंट टेक इंजीनियरिंग ने भारत के पहले 30 हॉर्स पावर इंडिजिनस वैंकल रोटरी इंजन का प्रोडक्शन शुरू करने की दिशा में बड़ा स्टेप उठाया और इस इंजन को CSIR NAL ने डेवलप किया है और अब इसकी टेक्नोलॉजी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सौंप दी गई है। सबसे खास बात यह है कि ये इंजन मेनली हमारे ड्रोन्स, UAV और लाइटनिंग मिशंस के लिए बनाया गया। वैंकल इंजन दोस्तों कन्वेंशनल पिस्टल इंजन से काफ़ी अलग है। इसमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे कि इसका रख रखाव आसान होता है और रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। और इवन दोस्तों ये जो इंजन है वो शोर भी कम करता है और वाइब्रेशन भी कम करता है, जो कि सर्विलांस ड्रोन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंजन को दोस्तों सिमलैक सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है और जल्द ही इसकी पहली खेप IIT मद्रास को दे दी जाएगी। अब आप देखिए दोस्तों, भारत ने अपने खुद के इंजन डेवलप करने शुरू कर दिए हैं, इसीलिए अब भारत को यहाँ पर बड़ा प्रोडक्शन करना होगा इन इंजनों का, ताकि हज़ारों ड्रोन्स में हम इन्हें लगा सके। दोस्तों, यहाँ पर भारत ने अपने जोरावर लाइट टैंक के लिए एक और बड़ा फैसला लिया। बताया जा रहा है कि जोरावर अब सिर्फ एक लाइट टैंक नहीं रहेगा बल्कि ये पूरा हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैक्ट व्हीकल फैमिली बनने जा रहा है। बताया जा रहा है कि DRDO और L&T इसे सिर्फ एक टैंक नहीं बल्कि कई तरीके के कॉम्बैक्ट व्हीकल्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप कर रही है। यानी कि एक ही चेसिस पर बनेगा आपका लाइट टैंक भी,
एंटी टैंक मिसाइल कैरियर भी, एयर डिफेंस व्हीकल भी, कमांड एंड रिकॉनेसेंस व्हीकल भी, एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म भी और इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल भी। जोरावर के बारे में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसे स्पेशली 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों के लिए डिजाइन किया गया, जहां भारी टैंक अपनी क्षमता खो देते हैं। और इवन बताया तो ये भी जा रहा है कि भविष्य में जोरावर में नाग मार्क 2 मिसाइलें, कामिकेजी ड्रोन्स और एयर डिफेंस गन्स भी लगाई जाएंगी। जोरावर का मॉडुलर डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक ही प्लेटफॉर्म होने से दोस्तों अब सब जानते भी हैं कि सेना को फिर स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस में भी काफ़ी फायदा मिलेगा। और अब इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी सिस्टम समय पर तैयार हो भाई, ताकि ज़रूरतें पूरी हो सके। एक और अपडेट दोस्तों एमका फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि एमका का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद चुनी गई जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उन्हें अपने डेडिकेटेड टेस्ट पायलट्स रखने की परमिशन होगी। मतलब एयरक्राफ्ट बनने के बाद उसकी जांच, परफॉर्मेंस का टेस्ट और कस्टमर एक्सेप्टेंस फ्लाइट अब इंडस्ट्रीज के जो ट्रेन पायलट्स हैं वो कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो शर्त है वो है शुरुआती प्रोटोटाइप के जो टेस्टिंग है उसमें भारतीय वायुसेना के AST और नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर के टेस्ट पायलट होंगे। लेकिन जब सीरियल प्रोडक्शन का दौर आएगा उस दौरान इंडस्ट्रीज का रोल काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे फाइटर जेट की डिलीवरी तेज होगी, एयरफोर्स के जो टेस्ट रिसोर्सेज है उन पर दबाव कम पड़ेगा, भारत में एडवांस एविनिक्स जो विशेषज्ञता है वो विकसित होगी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र जो यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसका ऑर्डर दिया है और हाल ही में इसके कई सारे टेस्ट भी हुए, आप सबने उसकी वीडियोस भी देखे। लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, हालांकि इस रिपोर्ट को मैं कंफर्म तो नहीं करता, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद टेंशन बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इससे भारतीय सेना के लिए जो ये डेवलप हो रहा है सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इस प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल मई 2026 में जो 4 टेस्ट हुए थे उनमें से एक जो पीडिएटर हॉक मिसाइल है वो लॉन्च होने के कुछ मिनटों के बाद लगभग 15 किलोमीटर के अंदर हवा में टूटकर बिखर गई। ये वही मिसाइल है जिसकी अनुमानित रेंज 300 किलोमीटर बताई जा रही है। और सूर्यास्त्र को इजराइल के पल्स सिस्टम की टेक्नोलॉजी के साथ भारत में असेंबल किया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन भारत चाहता है कि भारत के पास लंबी दूरी की सटीक हमलों की क्षमता हो, इसीलिए सूर्यास्त्र को हमने चुना है। बट दोस्तों इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या इतनी जल्दी खरीद और डिप्लॉयमेंट के प्रेशर में टेस्ट प्रोसेस के साथ समझौता किया गया? पहला सवाल तो यही आता है। दूसरा, अगर एक मिसाइल शुरुआत की उड़ान में विफल हो जाए तो जंग के समय उसकी विश्वसनीयता पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इवन दोस्तों सूर्यास्त्र मिसाइल पर जब विवाद बढ़ा तो कंपनी की तरफ से भी जवाब आया और इसे बनाने वाली कंपनी नीबे लिमिटेड ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा कि सूर्यास्त्र सिर्फ स्क्रू ड्राइवर असेंबली नहीं है बल्कि भारत में डेवलप एक एडवांस डिफेंस सिस्टम है। निब्बे ने कहा कि मई 2026 में परीक्षणों में 2 वेरिएंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया था। 150 किलोमीटर वाले वेरिएंट ने सिर्फ 1.5 मीटर CEP हासिल किया। 300 किलोमीटर वाले वेरिएंट ने 2 मीटर CEP के साथ लक्ष्य को भेदा। कंपनी का दावा है कि सभी टेस्ट सफल रहे और भारतीय सेना की सभी आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा किया। लेकिन दोस्तों सवाल तो बाकी ये है कि जब दावे और जवाब एक दूसरे के विपरीत हो तो ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी हो जाती है। सभी परियोजनाओं में दोस्तों भरोसा केवल प्रेस रिलीज से नहीं बल्कि स्वतंत्र सत्यापन और लगातार सफल परीक्षणों से बनता है। वहीं दोस्तों लद्दाख में भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक कटिंग एज इंटीग्रेटेड ड्रोन ट्रेनिंग एंड वर्चुअल रियलिटी लैब शुरू की है। ये लैब सैनिकों को ड्रोन ऑपरेशंस, निगरानी, टारगेट की पहचान करना और सटीक फायर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सैनिक वर्चुअल रियलिटी कॉम्बैट सिनेरियोस में रियल वॉर जैसी परिस्थितियों का एक्सपीरियंस भी कर सकेंगे। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल इन्फेंट्री, ITBP, मोटार फायर कंट्रोलर्स और आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर्स करेंगे। ट्रेनिंग के बाद सैनिकों को लाइव फायरिंग एक्सरसाइज भी कराई जाएगी ताकि वे सीखी हुई टेक्नोलॉजी को रियल कंडीशन में लागू भी कर पाएं। मैं आपको बता दूं कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दोस्तों युद्ध बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, जहां मौसम और कठिन जो वहां की ज्योग्राफी है वो ऑपरेशन को प्रभावित करती है। वहीं दोस्तों पेरिस के यूरोसेट्री 2026 में भारत ने अपना नया बख्तरबंद शेर सीमा 4x4 व्हीकल को दिखाया। ये एक आर्मर्ड व्हीकल है जो कि काफी हल्का लेकिन बेहद पावरफुल बख्तरबंद वाहन माना जा रहा है, जिसे अर्बन वॉरफेयर, बॉर्डर सर्विलांस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। आपको मैं बता दूं कि सीमा 4x4 को ग्लोबल डिफेंस कंपनी पैरामाउंट के साथ मिलकर डेवलप किया गया और इसे भारत, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के बाजारों को ध्यान में रखकर बनाया गया। और इसकी भी खासियत है इसका मॉडुलर डिजाइन होना, यानी कि जरूरत के हिसाब से इसे अलग अलग मिशन के लिए तेजी से अपग्रेड और कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। भारत फोर्स ये दावा कर रही है कि ये नाटो क्वालिफाइड कंपोनेंट्स पर आधारित है, जिससे कि इसे दुनिया के कई देशों में आसानी से अपनाया जा सकता है।
तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।